मेरे अंदर ये एक डर बन गया कि मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाऊंगा। तो जब मैं यूपीएससी भवन में एंट्री मैंने की, वो उन 5 मिनट में जैसे मेरी जो पूरी जर्नी थी वो मेरे दिमाग में उस टाइम चल रही थी कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, परिवार की हालत ऐसी है। मैं एक आशा कर रहा था भगवान से, मैं यही कहता था कि भगवान मेरा इस बार बस लिस्ट में नाम आ जाए, सर्विस कोई भी मिले। जैसे उन्होंने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, ये सुनते ही मेरे अंदर एकदम जैसे शून्यता वाली फीलिंग होती है, वो फीलिंग मेरे अंदर थी। मेरी माताजी ने जैसे ये सुना वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। ये वो चीज़ थी जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। मेरा पूरा परिवार इसी चीज़ के लिए वेट कर रहा था। लेकिन एक्चुअल एग्जाम में मेरे साथ क्या हुआ कि मैं 1 से भी कम नंबर से, जैसे मैंने अभी बताया, तो उसकी वजह से मेरा सीसेट रुक गया। अब यहाँ आके मैंने देखा कि यार मुझे एक चीज़ समझ में आई कि एग्जाम में किसी भी एक सेक्शन को मैं पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो कंप्रहेंशन वाला पोर्शन होता है, जिसके 25 से 27 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीसेट पेपर में, अगली बार से मैंने मेहनत की कि मैं इनको भी करूँगा और मैथ, रीजनिंग और कंप्रहेंशन वाला तीनों में बैलेंस करूँगा, किसी को भी एकदम एलिमिनेट नहीं करूँगा। सेकंड प्रयास में मैंने इस तरह से, और एक मेरा जो दूसरा रीज़न था फेल होने का, वो था टाइम मैनेजमेंट करना। सीसेट का एग्ज़ाम एक तो कंप्रहेंशन होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी लंबे हो जाते हैं, और मैथ में क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि टफ हो गए तो टाइम लग गया। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस की कि मैं सीसेट को कंप्लीट कर लूँ। इस तरह से मेरा दिल्ली में आके मैंने इन स्ट्रेटजी को फ़ॉलो किया और मैं मेहनत करता रहा। अब यहाँ पे जो रेंट था रूम का, वो रूम का रेंट अराउंड 9, मतलब कोविड ईयर था तो रेंट घट गया था मुखर्जी नगर में, जिसमें 2 कमरे थे और हम 2 कमरे में 3 लोग रहते थे। एक रूम में मैं और मेरा फ्रेंड और एक रूम में हमारा दूसरा फ्रेंड। तो इस तरह से हमने रेंट को डिवाइड किया कि ज़्यादा बर्डन मेरे ऊपर ना आए। तो दिल्ली में आके मैंने इस तरह से, एक तो रेंट मेरा काफ़ी कम हो गया क्योंकि 3 लोगों में वो डिवाइड कर लिया हमने, और दूसरा ये था कि मुझे कोचिंग नहीं करनी थी। क्योंकि मैं यहाँ आके जब मैंने देखा तो कोचिंग जो थी, जीएस फाउंडेशन जो होता है, उसकी कोचिंग अराउंड 1,90,000 के करीब थी, जो मेरी औकात से कहीं ज़्यादा बाहर था। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं ये कोचिंग नहीं करूँगा और अपने आप से मैं सेल्फ स्टडी करूँगा। अब क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी से ही पहला जो मैंने अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें मैं काफ़ी क्लोज़ था। तो मैंने ये सोच के फिर वहाँ पे तैयारी स्टार्ट की और अपने खर्चे को मिनिमाइज़ किया। अब यहाँ से फिर जो मेरा खर्चा था वो काफ़ी मिनिमाइज़ हो गया था, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली जैसे शहर में रहना लगभग 5,000 साढ़े 5,000 खर्चा फिर भी आता था। और ये जो मेरा खर्चा था, ये मेरे घर की कंडीशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन मेरे जो माता-पिता हैं, मेरी बहनें हैं, वो जो हमारी खेती होती थी और इसके अलावा जो पशु रखे थे, तो पशुओं के दूध से जो भी मिलता था, इस तरह से उन्होंने मेरे जो फाइनेंस था, जो महीने का जो भी खर्चा था, उसको मैनेज करने की कोशिश की। इस दौरान कभी-कभी ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो दोनों एक्टिविटी हैं, वो साल भर नहीं होती हैं या इनसे परमानेंट कोई मंथली सैलरी टाइप नहीं मिलती है। तो कई बार ऐसा होता था कि पैसे आने में देरी हो गई या पैसे कम आए महीने के खर्च के हिसाब से। तो वैसे में जो मेरे बाकी दोस्त थे या मेरी मौसी हैं, मेरे मामा हैं, उन लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प की। जब पैसे घर से कई बार नहीं आए तो मेरी मौसी ने हेल्प कर दी, मेरे मामा जी ने हेल्प कर दी, मेरी दोस्त हैं प्रियंका, उन्होंने हेल्प कर दी। तो इस तरह से मैंने अपने खर्चे को मैनेज करने की कोशिश की। अब इस तरह से मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट था उसकी मैंने तैयारी स्टार्ट की, और जो प्रीलिम्स में मैंने गलती दोहराई थी पहले अटेम्प्ट में, उस गलती को मैंने इस बार सही करने की कोशिश करी और मेरा सेकंड अटेम्प्ट जो 2022 में था, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद में जब मेरा मेंस का टाइम आया, तो मेंस के टाइम पे आंसर राइटिंग एक चीज़ होती है, जो आंसर राइटिंग की ज़रूरत होती है। अब आंसर राइटिंग का मेरा ये था कि प्रीलिम्स तक तो मैंने मैनेज कर लिया, पर आंसर राइटिंग में मुझे ये था कि कोई हो, जो मेरे आंसर को देख सके और मेरी गलतियों को बता सके। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा सीनियर, कोई मेरे परिचित नहीं थे, जिन्होंने अटेम्प्ट दिया हो या जो सीरियस तैयारी कर रहे हों। तो मैंने एक सोचा कि मैं किसी कोचिंग में जाके कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह जॉइन करता हूँ। तो मैंने अपने घरवालों को बताया कि मुझे ये मेंस के लिए एक कोचिंग जॉइन करनी है। जो मेंटरशिप की फ़ीस थी वो अराउंड 15,000 थी। अब मेरे मंथली जो खर्चे थे वो तो चल ही रहे थे, उसके बाद में 15,000 अलग से, ये मेरे लिए चैलेंज था, मेरे परिवार वालों के लिए चैलेंज था। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका एक एग्ज़ाम हुआ है, दूसरे एग्ज़ाम को हम केवल इस वजह से नहीं खराब होने देंगे कि पैसे के अभाव की वजह से। तो मेरे माता-पिता ने उस दौरान जो भी था कि गाँव में जो लोग थे उनसे हम पैसे-वैसे ले सकते हैं इस तरह से। तो काफ़ी वो ज़्यादा इंटरेस्ट पर गाँव में जो लोग लोन वगैरह देते हैं, उस तरह से पैसा लेके और मेरी ये मेंटरशिप के लिए मुझे पैसे दिए। यहाँ मैंने मेंटरशिप जॉइन की और आंसर राइटिंग की अपनी जो भी प्रैक्टिस थी उसको स्टार्ट किया। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये हुई थी कि मैंने आंसर राइटिंग पहले से नहीं की थी। तो आंसर राइटिंग पहले से ना करने के कारण और थोड़ा-सा मेरा जो कंटेंट था वो उतना ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं था। तो मेरा जो सेकंड प्रयास था उसमें जब मैं मेंस लिख रहा था, मेरे साथ 2 इश्यू हुए, एक तो स्पीड का क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। दूसरा मेरा कंटेंट जो था वो काफ़ी एवरेज था।
तो मेरे मेंस में जो मार्क्स थे वो काफ़ी कम थे, जिसकी वजह से मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई सेकंड अटेम्प्ट में। अब मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट का फेलियर था, वो मुझे एकदम तोड़ देने वाला मोमेंट था। क्योंकि मैं दिल्ली में रहा था, मेरे परिवार वालों ने अपनी जो भी हार्डशिप्स थी, अपनी नीड को कॉम्प्रोमाइज़ किया था। जो उनकी दैनिक ज़रूरतें होती थी, वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, केवल इसलिए कि मुझे पैसा भेजा जा सके, ताकि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूँ। मैंने अपनी माताजी को बताया कि मेरा नहीं हुआ है। मेरी माताजी को निराशा हुई, लेकिन उन्होंने अपने दुःख को छिपाते हुए मुझे सांत्वना देने की कोशिश की कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप 1 साल और लीजिए, आप तैयारी कीजिए। हम आपको जानते हैं, हमारा आपके ऊपर भरोसा है। आपने मेहनत की है, कुछ गलतियाँ रह गई हैं, उन गलतियों को देखो और उन गलतियों से सीख के इस बार आप और ज़्यादा अच्छे से तैयारी करो। ये माताजी ने सांत्वना दे दी, पिताजी ने भी सांत्वना दे दी, लेकिन मैं खुद को नहीं समझा पा रहा था। मैं बहुत दिनों तक डिस्टर्ब था कि मेरा क्यों नहीं हुआ। मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा नहीं हुआ। ये मेरे लिए एकदम ब्रेकडाउन में हो गया था मेरा एकदम। मैं काफ़ी स्ट्रेस में था कि मेरा क्यों नहीं हुआ। लेकिन जब माताजी ने सांत्वना दी, मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया, तो फिर मैंने फिर से तैयारी स्टार्ट की। एक बार फिर से मैंने कहा कि एक बार फिर ट्राई करता हूँ। इस दौरान ऐसे भी मोमेंट्स आए जहाँ कई बार बहुत लो फ़ील होता था, क्योंकि मैं 2 फेलियर पहले ही देख चुका था। अब मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि मैं एक और फेलियर देख सकूँ। तो मैंने यहाँ से ऑप्शन बी जो हम बोलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स, मैंने उस ऑप्शन बी के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ मैं आपको एक थोड़ी और एक चीज़ बताऊँ कि जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी, तो ग्रेजुएशन के बाद में मैंने अपनी मास्टर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। उस दौरान मैंने जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था, उसको क्रैक किया था और मास्टर्स परस्यू करने के लिए ज्योग्राफ़ी से मैंने जेएनयू में एडमिशन लिया था। जेएनयू से मैंने 2 सेमेस्टर किए थे। अब जेएनयू एक ऐसा संस्थान है, जहाँ एकेडमिक के लिए बहुत ज़्यादा जेएनयू जाना जाता है। वहाँ आपको एटलीस्ट 5 से 6 घंटे देने होते हैं एकेडमिक के लिए। लेकिन मेरे दिमाग में था कि मुझे यूपीएससी करनी है, तो मैं दोनों के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा था। एक तरफ मेरी मास्टर्स चल रही थी और एक तरफ मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन थी। अब ये दोनों में बैलेंस बनाना बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, जो कि मेरा काफ़ी पहले से क्लियर था। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए और अपना 100% एक ही चीज़ को देने के लिए, मैंने वहाँ से मास्टर्स को छोड़ दिया। अब जब मेरे 2 फेलियर हो गए और मेरे पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं। अब क्योंकि मैंने बीए किया था और बीए के बाद में कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं हैं। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, तो आपके 1-2 ऑप्शन खुल जाते हैं, लेकिन मैंने मास्टर्स भी छोड़ दिया था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन प्लान बी था नहीं। 2 फेलियर हो गए, इधर कोई प्लान बी नहीं है, तो इस दौरान मैं बहुत तनाव में रहता था, तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर भी दिमाग में चलता रहता था कि मेरा होगा क्या? क्या सही में मेरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि माता-पिता ने जो मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है, जो मेहनत उन्होंने मुझे पढ़ाने में की है, मैं उनके विश्वास पर खरा नहीं उतरूँ। तो ये सारे जो चीज़ें थी वो मेरे दिमाग में चलती रहती थी। लेकिन फिर भी मुझे एक विश्वास था कि ठीक है मैं तैयारी करूँगा तो इस अटेम्प्ट में मेरा हो जाएगा। मैंने जो अपनी गलतियाँ थी उन गलतियों को इम्प्रूव किया, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की और अपने कंटेंट को अपग्रेड किया। 2023 वाला प्रीलिम्स दिया जिसमें सीसेट काफ़ी टफ था। लेकिन सीसेट मेरा क्लियर हो गया था और इसके बाद मैंने मेंस दिया, मेंस में जो भी मेरी कमियाँ थी उनको पूरा किया, मेरा मेंस भी हो गया। मेंस होने के बाद में जो टाइम रहता है इंटरव्यू के लिए, जब तक रिजल्ट नहीं आता मेंस वाला कि किसका इंटरव्यू होगा, किसका नहीं होगा। उस दौरान फिर मेरे दिमाग में जो स्थितियाँ थी मेरे घर की, वो एकदम ऐसे चल रही थी कि अब मुझे घरवालों के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि मुझे 2 साल हो चुकी थी यहाँ दिल्ली में रहते-रहते। अब घरवाले अपनी ज़रूरतों से इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, जो दिल्ली में रहकर मुझे एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मुझे नहीं दिखती थी। लेकिन जब मेंस के बाद में मैं घर गया, तो मुझे एहसास हुआ कि घरवाले जो अपनी बेसिक ज़रूरतें हैं, उनके लिए कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ दिल्ली आने के बाद में सोचा कि मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। इंटरव्यू का मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेंस का रिज़ल्ट कब तक आता है। इसके साथ-साथ मैंने अपने दिमाग में ये ठान लिया कि मैं घरवालों की हेल्प करूँगा और अपना जो दिल्ली में रहने का खर्चा है, उसे मैं खुद से निकालने की जो कोशिश करूँगा। दिल्ली में आने के बाद में मुझे ये दिमाग में चल रहा था कि पार्ट टाइम जॉब करनी है या घरवालों का जो बोझ है उसे हल्का करना है। तो मैंने एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में एक कंटेंट राइटर के जॉब के लिए मैंने वहाँ पर जाकर वो ट्राई किया कि मैं एक कंटेंट राइटर के रूप में यहाँ पार्ट टाइम जॉब करूँगा। क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो ये जॉब मेरी प्रोफ़ाइल से काफ़ी मैच कर रही थी और इसमें मेरी जो क्वालिफ़िकेशन थी, वो भी मेरी हेल्प कर रही थी क्योंकि मैं एक मेंस लिख चुका था। तो उन लोगों ने मुझे वहाँ पे डेमो देने के लिए बुलाया कि आप आइए, हम आपका डेमो लेंगे और इसके बाद में फाइनलाइज़ करते हैं कि आपके साथ क्या होगा। मैं जब पहले दिन वहाँ पर जॉब के लिए गया, कंटेंट राइटर की जॉब के लिए गया, तो ऐसा था कि 7 से 8 घंटे मुझे दिन में काम करना था। तो पहले तो मेरे लिए यही चैलेंज था कि अगर मैं 7 से 8 घंटे यहाँ दूँगा,
तो मैं अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज कर पाऊँगा? और एक ही जगह बैठकर 7 से 8 घंटे देना, उसके बाद मैं एग्ज़ॉस्ट एकदम हो जाता था, हो जाऊँगा, ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा था। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने 2-3 घंटे, उन्होंने मुझे एक बुक दी और उस बुक को देके कहा कि आप इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन डिज़ाइन कीजिए। अब मैंने वो बुक लेकर मैं बैठा हुआ था, मैं वो बुक पढ़ रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि अगर मैं 7 से 8 घंटे यहाँ दूँगा, अगर यही मैं 7 से 8 घंटे इसमें 1-2 घंटे और बढ़ाकर मेहनत करूँ, तो मेरा जो मैं यूपीएससी सोच रहा हूँ, वो हो जाएगा। अब ये सा जब मैं 2-3 घंटे वहाँ मैं काम कर रहा था, जो क बुक पढ़ रहा था, क्वेश्चन डिज़ाइन मुझे करने थे, मेरे दिमाग में एकदम ये आ रहा था कि मैं गलत जगह हूँ, मैं इस चीज़ के लिए नहीं हूँ, मुझे कुछ और करना है। तो मैंने वहाँ जब लंच टाइम हुआ वहाँ कोचिंग में, तो मैं उन लोगों को बिना बताए मैं आ गया अपने कमरे पर, यहाँ दिल्ली में मुखर्जी नगर जहाँ मैं रहता था, मैं बिना उन कोचिंग वालों को बताए हुए मैं आ गया। अब मैं जब शाम में वहाँ पर गया तो उन कोचिंग वालों की मुझे कॉल आई कि आप ऐसे बिना बताए कैसे चले गए? मैंने उनसे कहा, सर ये मेरी गलती है कि मैं आपको बिना बताए आ गया, लेकिन मुझे जॉब नहीं करनी है, क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ और 7 से 8 घंटे आपके यहाँ करने के बाद में मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। जॉब करने से पहले मेरे दिमाग में ये था कि पार्ट टाइम जॉब का मतलब 3 से 4 घंटे है, 3 से 4 घंटे मैं यहाँ दे लूँगा, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई को टाइम दे पाऊँगा। लेकिन यहाँ पार्ट टाइम के नाम पर मुझे फुल टाइम जॉब करनी थी और वो मुझे पर डे के हिसाब से पे कर रहे थे। अराउंड 500 पर डे के हिसाब से उनका जो पे प्रोसेस थी वो थी। अब मैंने ये सोचा कि यार ₹500 पर डे के हिसाब से एक तो वैसे ही कम है, ऊपर से 7-8 घंटे मुझे यहाँ देने हैं तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मैंने सोचा कि ठीक है, मेरा मेंस हुआ ही है, अगर इंटरव्यू के लिए रिज़ल्ट आ जाता है तो काफ़ी अच्छा है, वरना मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूँ। अब मेंस का रिज़ल्ट आया, मेरा इंटरव्यू के लिए हो गया। अब इस दौरान फिर मैंने जब इंटरव्यू की तैयारी की तो मेरे सामने नया चैलेंज ये था कि अब तक मैंने मेंस को 2022 में फेस कर लिया था, लेकिन इंटरव्यू मैंने इससे पहले कभी फेस नहीं किया था। और दूसरा, मेरा जो बैकग्राउंड है, एक रूरल स्टूडेंट का बैकग्राउंड, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बाधा थी। जब मेंस से पहले एक डेफ हमको भरना होता है, तो उसमें ये होता है कि मीडियम हमें इंटरव्यू का ऑप्ट करना रहता है। मैंने इंग्लिश को एज़ ए मीडियम ऑप्ट कर लिया। मेरे साथ दिक्कत ये थी कि ग्रेजुएशन के दौरान मैंने इंग्लिश मीडियम में स्विच तो कर लिया था। मुझे लिखने और समझने में भी कोई इश्यू नहीं था। लेकिन मेरे साथ चैलेंज ये था कि उस इंग्लिश में मैं लिख तो ले रहा था और समझ भी ले रहा था। लेकिन इश्यू ये था कि मैंने कभी कम्युनिकेशन नहीं किया था इंग्लिश में। और दूसरा, मेरा जो बैकग्राउंड था वो एक रूरल एरिया से था, तो एक्सपोज़र उतना ज़्यादा नहीं था। मेरे जैसे स्टूडेंट जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके लिए जो एक शाइनेस होती है, या एक जो, अगर किसी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को देख लें, तो ऐसे लगता है कि हम कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं और सामने वाला स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। अब इंटरव्यू के लिए मैंने चूँकि पहले ही इंग्लिश को मीडियम ऑप्ट कर लिया था, तो मेरे साथ 2-3 चैलेंज थे। एक तो इंटरव्यू मेरे लिए नई चीज़ थी, मैंने कभी पहले किसी भी तरह का इंटरव्यू फेस नहीं किया था। दूसरा, इंग्लिश एज़ ए मीडियम फॉर कम्युनिकेशन, ये मेरे लिए अपने आप में बड़ा चैलेंज था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब जब मैंने मेंस जैसी एग्ज़ाम जिसका सिलेबस इतना वास्ट है, उसको कवर कर लिया है, तो मैं इसको भी कर लूँगा। और मेरे साथ अच्छी बात ये हुई, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे इंटरव्यू के लिए सफिशिएंट टाइम मिल गया था। 2 जनवरी 2024 से इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे। मेरा इंटरव्यू 7 मार्च में था। तो ये 2 ढाई महीने का जो टाइम था, ये काफ़ी सफिशिएंट था मेरे लिए। मैंने जब मैं अपना पहला मॉक देने गया था, तो पहले मॉक में मैं इतना ज़्यादा नर्वस था, मुझे इतना ज़्यादा डर था कि मैं बोल नहीं पाऊँगा। जो बेसिक क्वेश्चन्स थे, क्योंकि ऑप्शनल है, ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है। तो अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो स्वाभाविक है कि मैं उनका आंसर करूँ। लेकिन मेरे अंदर का जो डर था कि मैं बोल नहीं पाऊँगा, इंग्लिश में बोल नहीं पाऊँगा, उस डर ने वैसे क्वेश्चन जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए काफ़ी सिंपल हैं, मैं उन क्वेश्चन्स को आंसर नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ मेरे अंदर एक डर बन गया कि मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाऊँगा। अब इस डर को ओवरकम करना, ये मेरे लिए पहली चुनौती थी। जो कंटेंट है इंटरव्यू का, क्योंकि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है। उसमें एक तो हमारे डेप्थ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आप किस एरिया से आ रहे हैं, आपका नाम, या जो कोई आपके नाम की कोई फेमस पर्सनैलिटी हो। और दूसरी चीज़ होती है करंट अफेयर्स, जो करंट के इश्यूज चल रहे होते हैं। फिर होता है कि आपके जो जीएस के चारों पेपर हैं, उनसे कुछ पूछ सकते हैं, ऑप्शनल से कुछ पूछ सकते हैं। तो पहला चैलेंज तो ये था कि इंग्लिश में कम्युनिकेट करना। फिर दूसरा चैलेंज मेरे लिए ये था कि सिलेबस डिफाइन नहीं है, तो सिलेबस को मैं कैसे तैयार करूँगा? मैं इंटरव्यू के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करूँगा? और पहले मॉक में जब जो मेरा प्रदर्शन था, वो इतना ख़राब था कि मेरे अंदर इतना फ़ियर बन गया, मुझे ये लगने लगा कि इंटरव्यू में अगर मुझे 160 मार्क्स मिल जाएँ, आउट ऑफ 225, 225 में से अगर 160 मिल जाएँ, तो मेरे लिए वो भी बड़ी बात है। क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, तो मैं अपने आप को एकदम इन्फीरियर मान के चल रहा था।
अब यहाँ से मैंने फिर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रूव किया, क्योंकि इंग्लिश में लिख रहा था, पढ़ भी रहा था, न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ रहा था, तो मेरी इंग्लिश काफ़ी ठीक थी। लेकिन क्योंकि मैंने कभी किसी से कम्युनिकेशन नहीं किया था, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जब मैंने अपना 1-2 मॉक दिए, तो मॉक में उन लोगों ने मुझे बताया कि आपकी इंग्लिश ठीक है, बस आपको थोड़े से कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है और थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और दूसरा ये था कि हमने एक ग्रुप बनाया था जिसमें हम 6-7 स्टूडेंट्स थे। उसमें हम टॉपिक जो थे करंट के या जो जीएस के जो टॉपिक थे, जो न्यूज़ में रहते थे, उन टॉपिक को आपस में डिवाइड कर लेते थे। सारे लोग उसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट्स तैयार करते थे और हम एक-दूसरे से डिस्कशन करते थे। तो इससे मेरी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में काफ़ी हेल्प हुई और जो करंट अफेयर्स के इश्यूज़ थे वो भी कवर हो गए। दूसरा जो मैंने मॉक्स दिए थे 12 से अराउंड 10 से 12 मॉक मैंने दिए थे। तो इतने सारे मॉक्स में जो मेरी इंग्लिश थी वो मेरा कॉन्फिडेंस आ गया मुझे। मेरा डर निकल गया कि मैं इंग्लिश में नहीं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। और ऐसा हुआ कि लास्ट के जो 7-8 जो मॉक्स थे उनमें कई बार ऐसे पॉइंट आए जहाँ पे उन्होंने मुझे काफ़ी एप्रिशिएट किया कि आप काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं, आपका अप्रोच काफ़ी अच्छा है। तो ये मेरे लिए एक बूस्टअप करने वाला जो मूवमेंट था, ये बूस्टअप करने वाला मूवमेंट था मेरे लिए कि मैं अच्छा परफ़ॉर्म कर ले जाऊँगा। इस तरह से मेरा इंटरव्यू हुआ। जब फाइनल इंटरव्यू था, तो मेरे अंदर वो जो पहले दिन जब मैंने पहला मॉक दिया था, वो डर था, वो मेरे साथ नहीं था। और मेरे माता-पिता से मैं लगातार बातचीत कर रहा था। तो उनका यही था कि आपने जो इतनी सारी चैलेंजेज़ हैं, उनको ओवरकम कर लिया है, तो इंटरव्यू में भी आप अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। ये सारी चीज़ें जो थी, एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट जो मुझे मिल रहा था, इससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा हो गया था लास्ट टाइम इंटरव्यू आते-आते। अब सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, तो उस टाइम जो चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं कि यार क्या पूछेंगे? होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो क्या होगा? ये चीज़ें मेरे दिमाग में एकदम रिवाइंड हो रही थी, कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा? तो इस फ़ियर को ओवरकम करने के लिए जो मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त गए हुए थे, मैंने उन दोस्तों से लगातार मैं रास्ते भर बातचीत करता गया। ऐसे ही किसी भी नॉर्मल टॉपिक पर मैं उनसे ऐसे ही डिस्कशन कर रहा था जो मेरे इंटरव्यू या मेरी पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड ना हो। ये सब मैं इसलिए कर रहा था कि मेरे अंदर का जो फ़ियर है, जो मेरे अंदर थॉट्स चल रही हैं कि इंटरव्यू में क्या होगा, हो नहीं होगा तो क्या होगा? परिवार का बैकग्राउंड है, परिवार को कैसे मैं देखूँगा? इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मैं लगातार उनसे बातचीत कर रहा था। अब फ्रेंड्स का क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू यूपीएससी भवन में जा रहे होते हैं, तो बाकी सारे लोग जो हैं उनको बाहर ही रोक दिया जाता है। केवल जो कैंडिडेट हैं, जो इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं, केवल उन्हीं को एंट्री दी जाती है। अब मैं यूपीएससी भवन में मैंने एंट्री कर ली। वहाँ जाके वो जो मोमेंट्स होते हैं कि आप अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं इंटरव्यू के लिए, वो काफ़ी प्रेशर वाले मोमेंट होते हैं। उस टाइम काफ़ी स्ट्रेस रहता है। तो जब मैं यूपीएससी भवन में एंट्री मैंने की, वहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होता है। जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो माँगे जाते हैं, उनका वेरिफ़िकेशन होता है। उस दौरान एक तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में बिज़ी था। दूसरा जिस टाइम मैं खाली रहता था, तो मेरी यही कोशिश रहती थी कि जो वहाँ जो और कैंडिडेट हैं, वो बैठे हुए हैं, मैं उनसे ही ऐसे ही नॉर्मली किसी भी बात पर डिस्कशन कर रहा था जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं थी। जैसे मैंने उनसे पूछा आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हैं? आप पहले से सर्विस में हैं या नहीं हैं? इस तरह के कन्वर्सेशन करके मैं अपने आप को बस बिज़ी रखना चाहता था। मैं ये कोशिश कर रहा था कि मेरा दिमाग खाली ना रहे, इंटरव्यू पर ध्यान ना जाए मेरा। तो इस तरह से जब मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, तो मैं सेकंड कैंडिडेट था, जो इंटरव्यू के लिए जाने वाला था। मेरे से पहले एक कैंडिडेट और थे। अराउंड 30 मिनट उनका इंटरव्यू चला था। इस दौरान मैंने अपने आप को इस तरह से बिज़ी रखने की कोशिश की। ये सब होने के बाद जब मेरा नंबर आया इंटरव्यू के लिए, तो जहाँ हम एंट्री कर रहे थे, वेटिंग रूम जहाँ हम वेट कर रहे थे, वहाँ से जहाँ मेरा बोर्ड था, वहाँ मैं जाके गया तो एक प्रोसेस होती है कि लगभग 2 या 3 या 5 मिनट के लिए आपको बोर्ड रूम के बाहर बैठाया जाता है चेयर पर। वो मुझे लगता है कि सबसे तनाव भरे पल होते हैं। वो जो मेरा डर था ना, जिसको मैं रास्ते भर में ओवरकम करता आ रहा था कि ये चीज़ें मुझे नहीं सोचनी हैं, वो उन 5 मिनट में जैसे मेरी जो पूरी जर्नी थी, वो मेरे दिमाग में उस टाइम चल रही थी, कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा? परिवार की हालत ऐसी है, मैं किस तरह उनको सपोर्ट करूँगा? मेरा प्लान भी कुछ है नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा तो क्या होगा? इस तरह की चीज़ें उन 5 मिनट में जैसे ये सारी चीज़ें मेरे अंदर रिवाइंड हो रही थी। अब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस उन 5 मिनट में वो 5 मिनट मेरे लिए ऐसे थे कि जहाँ मैं एकदम डरा हुआ था। लेकिन मैंने वहाँ जो मेरा इंटरव्यू रूम था, वहाँ पे एंट्री की। उसके बाद में जो चेयरमैन सर थे, उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा, मैंने ग्रीटिंग वगैरह की उनको। उन्होंने कहा कि आप कंफर्टेबल हैं? मैंने कहा हाँ सर, मैं कंफर्टेबल हूँ। फिर उन्होंने जो क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए, मेरा जैसे जनरली ये होता है कि पहले हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला जाता है। लेकिन मेरे से उन्होंने पहले से ही क्वेश्चन स्टार्ट किया था, कोई फॉर्मल इंट्रो नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि आप पवन हैं? मैंने कहा यस सर।
उसके बाद में फिर मेरा जो इंटरव्यू था उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अब इंटरव्यू में जो उनका पहला क्वेश्चन था, वो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड था। ये मेरे लिए काफ़ी कम्फर्ट देने वाला मोमेंट था, क्योंकि जो उनके 2-3 क्वेश्चन्स थे, वो मैं ईज़िली टैकल कर गया। तो अब मुझे उस फ़ियर का ध्यान नहीं रहा, क्योंकि ये कन्वर्सेशन अच्छा काफ़ी हेल्दी कन्वर्सेशन चल रहा था। मैं सारे क्वेश्चन्स ईज़िली आंसर कर रहा था। तो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस था, वो काफ़ी मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो गया, और इस तरह से मेरा जो सारा इंटरव्यू है, वो मेरे ऑप्शनल मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेटेड जो करंट इश्यूज़ चल रहे थे, मेरा सारा इंटरव्यू इस लाइन पर हुआ। बाकी एक मैम थी जिन्होंने डेप्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे, जो मेरे लिए बताना काफ़ी आसान था। तो इस तरह से मेरा सारा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू देने के बाद में मैं कहीं न कहीं इस बात के लिए श्योर था कि मेरे मार्क्स अच्छे आएँगे। मतलब ये मुझे नहीं था कि मेरे मार्क्स 200 से ऊपर आ जाएँगे, 200 के ऊपर आ जाएँगे, लेकिन इतना मैं श्योर था कि अच्छे मार्क्स आएँगे। जो मेरा फ़ियर मेरा पहला मॉक देते टाइम था, अब मुझे वो फ़ियर नहीं था। मैं एकदम काम स्टेट में था कि ठीक है, एटलीस्ट इंटरव्यू को लेके मैं काम था, कि इसमें मेरे अराउंड 180 या 190 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 170 से 190 के बीच में वेरी करेंगे मेरे मार्क्स, जो कि एक डिसेंट स्कोर है इंटरव्यू के हिसाब से। लेकिन कहीं न कहीं एक दिमाग में मेरे फ़ियर जो लगातार बना हुआ था, वो फ़ियर था कि मैंने जो मेंस है, मेंस के जो जीएस पेपर है, ऑप्शनल है, उसमें कैसा परफ़ॉर्म किया है। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, और उसके बारे में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितने मार्क्स मिलेंगे या किस तरह का मैंने परफ़ॉर्मेंस किया है। तो मैं वो चीज़ें मेरे दिमाग में लगातार चलती रहती थी। अब ये था कि जो मेरा इंटरव्यू टाइम था और रिज़ल्ट आने वाला जो टाइम था, उस बीच में मैंने पढ़ने की काफ़ी कोशिश की कि मैं पढ़ता रहूँ। लेकिन वो ऐसी प्रोसेस होती है ना, जब आप वेट कर रहे होते हैं अपने रिज़ल्ट का, तो पढ़ाई हो नहीं पाती है। मैं डेली कोशिश करता था कि मैं पढ़ता रहूँ, लेकिन दिमाग में कहीं न कहीं वही सारी चीज़ें चल रही होती थी, जो कि परिवार के को लेकर या फाइनेंशियल जो कंडीशंस थी उनको लेके। पर मैं रिज़ल्ट का वेट करता रहा, और कहीं न कहीं एक उम्मीद थी कि इस बार मेरा लिस्ट में नाम आ जाए। मतलब मुझे ये नहीं था कि मेरी बहुत अच्छी रैंक आएगी, पर एक मैं उम्मीद कहें या मैं एक आशा कर रहा था, भगवान से मैं यही कहता था कि भगवान मेरा इस बार बस लिस्ट में नाम आ जाए, सर्विस कोई भी मिले। मेरे अंदर ये एकदम नहीं था कि मैं टॉप रैंक पाऊँगा, क्योंकि मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैंने मेंस इतना अच्छा किया है। जब मेरा रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट का ऐसे था कि वो 15th ऑफ अप्रैल से ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस चल रही थी कि आज रिज़ल्ट आने वाला है। ये मैंने जो कई टेलीग्राम्स चैनल हैं, उनमें ये सब चल रहा था कि 15 अप्रैल को रिज़ल्ट आ जाएगा। मैं पूरे दिन लगातार नोटिफ़िकेशन चेक कर रहा था कि आज रिज़ल्ट आएगा, आज रिज़ल्ट आएगा। मतलब ऐसे था कि मेरी साँसें एकदम अटकी हुई थी। उसके पीछे रीज़न्स थे कि मेरा बैकग्राउंड या मेरा प्लान बी नहीं होना, वो सारी चीज़ें थी। मैं एकदम पूरे दिन डर में था कि रिज़ल्ट आएगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। इस तरह से 15 अप्रैल मेरी पूरी निकल गई, यही देखते-देखते कि अब रिज़ल्ट आएगा, अब रिज़ल्ट आएगा। लेकिन रिज़ल्ट फिर आया 16 अप्रैल को अराउंड 1:30 पीएम। तो जब मेरा रिज़ल्ट आने वाला था, मैं एकदम परेशान था, लगातार चेक कर रहा था। लेकिन फाइनल मोमेंट पर जब रिज़ल्ट आया, तो मेरे दोस्त थे, मेरे रूम पार्टनर, जिन्होंने मेरा रिज़ल्ट देखा और मेरी जो रैंक थी उसको बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपकी रैंक 239 है। मतलब ये सुनते ही मेरे अंदर एकदम जैसे शून्यता वाली फीलिंग होती है, वो फीलिंग मेरे अंदर थी। मतलब मैं जैसे उन्होंने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, ये वो चीज़ थी जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। मैं 3 साल से जो 3 अटेम्प्ट दिए थे, मैं इसी मोमेंट के लिए वेट कर रहा था। मेरा पूरा परिवार इसी चीज़ के लिए वेट कर रहा था। लेकिन सुनने के बाद में मैं फ़ील ही नहीं कर पा रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। एकदम अंदर से ज़ीरो वाली फ़ीलिंग थी, जैसे कुछ मैं सोच ही नहीं पा रहा था, एकदम ब्लैंक था। मैंने फिर 2-3 मिनट के बाद में अपने घर पे फ़ोन किया, मेरी माताजी को मैंने बताया कि माताजी रिज़ल्ट आ गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। मेरी माताजी ने जैसे ये सुना, वो बहुत ज़्यादा खुश हुईं। उन्होंने जो मेहनत की थी, उन्होंने कहा कि जो हमने मेहनत किया है, जो जो भी संघर्ष हमारा रहा है, आज वो पे आउट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद में मेरे दोस्त थे, जो आस-पास रह रहे थे, मेरे हॉस्टल और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे। वो सारे दोस्त मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बधाई दी, ग्रीट किया। उसके बाद में फिर मैं घर पे बात कर रहा था ना, तो घर पे मैं सिर्फ़ यही बता पाया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। इस दौरान मेरे जो दोस्त थे, वो इतने ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने मुझे उठा लिया और बाहर ऐसे ही घूमने लगे हम लोग। वो काफ़ी सेलिब्रेट करते हुए बाहर मुझे घुमाया। मैं इस दौरान घर पे बात नहीं कर पाया था। ये सारी चीज़ें होने के बाद में फिर मैंने एक बार फिर से घर पे बात की, और जब 1 बजे तक मेरे दोस्त सारे रात में 1 बजे तक मेरे दोस्त मेरे ही पास थे, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे सिलेक्शन होने को लेके। तो इस पूरी प्रोसेस में मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। बस जो चीज़ें मुझे दिख रही थी कि मेरे फ्रेंड सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये ऊपर-ऊपर से लग रहा था कि सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मैं उसे फ़ील नहीं कर पा रहा था। तो रात में जब 1 बजे तक ये सारी चीज़ें चल रही थी, 1 बजे मेरे दोस्त जाने के बाद में, ये वो मोमेंट थे जहाँ मैं अकेले था, और मैंने अपने आप को फिर मैंने अपनी जर्नी को रिवाइंड किया पूरे माइंड में,
कि जो मेरा हार्ड वर्क था, जो चीज़ें मैंने की, अब तक का जो भी टाइम रहा, जो मेरी बचपन से लेकर नवोदय या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या दिल्ली में जो भी चीज़ें थी, वो सारी जर्नी मेरे दिमाग में रिवाइंड हो रही थी उस टाइम में। और ये था कि मैं एकदम रो रहा था मैं अकेले में। ये मेरी जर्नी थी जो मैंने आप सभी के सामने रखने की कोशिश की है।